अब आप भी आपके फेवरेट गट्टू चिंकी के पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दो कौवे। सोनू और मोनू नाम के दो कौवे थे। एक दिन उन दोनों में कौन उत्तम है इस पर बहस हुई। सोनू बोला, मैं तुमसे उत्तम हूं क्योंकि मैं तुमसे बहुत हट्टा कट्टा हूं। मोनू बोला, मैं तुमसे उत्तम हूं क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं। दोनों ने एक दूसरों के सामने एक चुनौती रखी। जो अपनी चोंच में वजन लेकर उठ सकेगा वही उत्तम घोषित होगा। सोनू ने अपनी चोंच में नमक का थैला पकड़ा और मोनू ने अपनी चोंच में रुई का थैला। दोनों आसमान में उड़ने लगे। नमक का थैला भारी होने के कारण सोनू बहुत ऊंचा उड़ नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी ओर रुई का थैला हल्का होने के कारण मोनू सोनू से बहुत ऊंचा उड़ रहा था। थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश चल गई। बारिश के कारण मोनू का थैला जो रुई से भरा हुआ था भीग गया और भारी हो गया। वही सोनू का थैला जो नमक से भरा हुआ था वो हल्का हो गया क्योंकि नमक पानी में पिघल गया। इसी कारण सोनू मोनू से ऊंचा उड़ने लगा था और मोनू चोंच में भारी वजन होने के कारण ऊंचा उड़ नहीं पा रहा था और आखिर थक कर जमीन पर आ पहुंचा। इसी तरह सोनू उत्तम होने की चुनौती जीत गया। धोखा देने वाला हमेशा धोखा ही खाता है। ढोलकिया। एक ढोलकिया अपने बेटे के साथ त्योहारों में ढोलक बजाता था। इसी काम के उसे पैसे भी मिलते थे। ऐसे ही किसी त्योहार में ढोलक बजाकर ढोलकिया और उसका बेटा अपने घर लौट रहा था। रास्ते में ढोलकिया का बेटा जोरों से ढोलक बजा रहा था। ढोलकिया ने कहा, इतनी जोर से ढोलक मत बजाओ, गांव में बहुत सारे चोर है बेटा, कहीं वो सुन न ले। इन चोरों को डराने के लिए मैं फौजी धुन बजाता हूँ। गांव में छुपे चोरों ने ढोल बजाने की आवाज सुनी। लगता है कोई फौज गांव में आई है। बेटा, इस धुन को एक ही बार बजाया जाता है। लेकिन उसका लड़का उस धुन को बजाता ही चला गया। पिताजी, आप तो व्यर्थ चिंता कर रहे हो। देखिए, इस धुन को सुनकर चोर वैसे ही भाग जाएंगे। अरे, यह धुन तो बार बार बज रही है। यह फौज नहीं, कोई बहुत सारे पैसे कमाकर अपना आनंद व्यक्त कर रहा है। चलो उसे पकड़ते हैं। उन चोरों ने ढोलकिया और उसके बेटे को ढूंढ लिया। तुम्हारे पास जो पैसे हैं या जो कुछ भी है वो सब हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। और वो सारा सामान लूटकर भाग गए। मैंने तुम्हें कहा था कि ढोलक मत बजाओ, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। देखा उसका परिणाम। मुझे क्षमा करें पिताजी, मुझे मेरा सबक मिल गया है। हर चीज के लिए सही समय और सही जगह होती है। समझदार चींटी। एक बार एक नन्ही सी चींटी पेड़ की डाली पर चल रही थी। अचानक तेज हवा चली और वो चींटी पेड़ से पास वाली नदी में गिर गई। नदी का पानी बहुत जोरों से बह रहा था। बेचारी नन्ही चींटी किनारे पर आने की कोशिश करने लगी। उसी समय पेड़ पर बैठे कबूतर ने चींटी को नदी में बहते देखा। उसने उस पेड़ के पत्ते को तोड़कर नदी में चींटी के पास फेंका। चींटी उस पत्ते पर बैठकर नदी के किनारे पहुंच गई। वो पेड़ पर चढ़ गई और उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। धन्यवाद कबूतर भैया, तुमने आज मेरी जान बचाई। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें कभी भी मेरी मदद लगे तो जरूर बताना। कबूतर सोचने लगा कि भला ये नन्ही सी चींटी मेरे किस काम आएगी। ये सोचकर कबूतर वहां से उड़ गया। दूसरे ही दिन जब चींटी खाना लेकर उसके घर लौट रही थी, तब उसने देखा कि एक शिकारी कबूतर पर निशाना लगाए खड़ा था। वो एक पल सहम गई। उसने एक उपाय सोचा।
उसने पूरी ताकत लगाकर शिकारी के पैर को काट दिया। दर्द होने पर शिकारी जोर से चिल्लाया और उसका निशाना चूक गया। शिकारी के चिल्लाने की आवाज सुनकर कबूतर वहां से भाग गया। इस प्रकार चींटी ने कबूतर को मरने से बचाया। कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। बेईमान दोस्त। किसी राज्य में 4 दोस्त रहते थे। एक दिन उन्होंने शहर जाकर काम करने का सोचा। क्यों ना हम शहर जाकर काम करें, उससे हमें पैसे भी खूब मिलेंगे। मगर एक परेशानी थी। उन चारों के पास कुछ कीमती सामान था। हम तो शहर में बहुत दिनों के लिए जा रहे हैं। यहाँ गांव में अगर हमारा सामान रख दिया तो कोई उसे चोरी कर लेगा। क्यों ना हम उस सामान को उस बूढ़ी औरत कमला के पास छोड़ दे। ये सोचकर वो चारों कमला के पास आ गए। देखो कमला जी, इस थैली में हम चारों का कुछ कीमती सामान है। हम चारों शहर में काम करने के लिए जा रहे हैं। वापस आने तक इसे संभालकर अपने पास रखना और तभी वापस देना जब हम चारों इकट्ठा तुम्हारे पास आए। जी, मैं ये सामान सुरक्षित मेरे पास रख देती हूँ। ये सुनकर चारों दोस्त निश्चिंत मन से शहर की ओर चल पड़े। शहर में जाकर उन चारों दोस्तों में से 3 दोस्तों ने बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन चौथा कुछ खास कमा नहीं पाया। उसके मन में ये विचार आया, क्यों ना मैं उस कमला जी के पास जाकर सारा सामान ले लूं और यहाँ से भाग जाऊं। ये सोचकर वो कमला के पास गया। सुनो कमला जी, मेरे बाकी के 3 दोस्त मुसीबत में हैं। तुम हमारा सामान मुझे ही दे दो। जी, अभी लाती हूँ। ये कहकर कमला ने वो सामान की थैली उस बेईमान मित्र को दे दी। कुछ दिनों बाद वो 3 दोस्त कमला के पास अपना सामान लेने आए। सुनो कमला जी, हमारा थैला दे दो। वो तो मैंने तुम्हारे चौथे दोस्त को दे दिया। उसने कहा कि तुम तीनों किसी मुसीबत में फंसे हो। देखो, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने हमारा सामान चुराया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसी वक्त एक पंडित वहां से जा रहा था। वो कमला के पास आया और उसने सभी से पूछा, क्या हुआ? किसको सजा मिलनी चाहिए? कमला ने सारी बात पंडित को बताई। तुम्हारे सूचना के अनुसार कमला तुम्हें सामान तब देगी जब तुम चारों दोस्त इकट्ठा आओगे। जाओ, अपने चौथे दोस्त को ढूंढ के ले आओ। ये बात सुनकर तीनों दोस्त शांत हो गए और वहां से चले गए। हमें बुरी संगत से हमेशा बचना चाहिए। जादुई कलम। राधेपुर नाम का एक बड़ा सा राज्य था। वहाँ के राजा सत्यवान बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा में सदा ही जय जयकार होती रहती और उनके इसी अच्छे स्वभाव के कारण एक बड़े जादूगर ने उन्हें प्रसन्न होकर एक कलम भेंट की। हे न्यायप्रिय राजा, यह कोई साधारण कलम नहीं, यह एक जादुई कलम है। सत्य की परीक्षा में यह तुम्हारा हमेशा साथ देगा। इस कलम से जो भी अच्छा लिखोगे वह 3 दिन बाद वैसा ही होगा। जादूगर, क्या वाकई यह कलम जादुई है? जी महाराज, चाहे तो आजमा के देख लीजिए, पर एक सावधानी लेनी होगी महाराज। वह क्या? यह कलम जिसके हाथ में होगी वही उसका मालिक होगा, और पहले इस्तेमाल में जिस चौपड़ी पर आप अपनी इच्छा लिखेंगे उसी चौपड़ी पर बाकी लिखी हुई इच्छा पूरी होंगी। मतलब चौपड़ी और कलम के मिलाप से ही इच्छाओं की पूर्ति होगी, अन्यथा नहीं। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस कलम का हमेशा प्रजा की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दिन सुबह राजा जल्दी उठकर कलम और चौपड़ी की मनोभाव से पूजा कर उस पर अपनी इच्छा लिखता है।
मेरे राज्य में हरियाली छाए, नदियों और कुओं में पानी ही पानी आए। बस यही है इच्छा, प्रजा का पुण्य मुझे मिल जाए। ऐसा लिखते ही काला अक्षर स्वर्ण बन गया और आने वाले 3 दिन में चारों तरफ हरियाली छा गई। नदियाँ, कुएं पानी से भरकर बहने लगे। यह तो चमत्कार हो गया, कमाल की कलम है यह। इसी तरह राजा ने प्रजा के हित में आने वाले कुछ दिनों में बहुत कुछ मांगा और कलम ने सारी इच्छाएं पूरी कर दी। यदि यह कलम मुझे मिल जाए तो मैं इस राज्य का राजा बन सकता हूँ। पर चौपड़ी तो सिपाहियों के निगरानी में है। खैर, मैं अपनी इच्छा लिख देता हूँ, क्योंकि राजा तो मैं ही बनूंगा। राजा के विश्वास का प्रधान फायदा उठाते हुए अपनी इच्छा से उस चौपड़ी में लिखता है, मैं राजा बन जाऊं। आने वाले 3 दिनों में राजा की मांगी सारी इच्छाएं उल्टी हो जाएं और राजा भिखारी बन जाए। अक्षर का रंग लाल हो जाता है और प्रधान बहुत खुश हो जाता है। इस चौपड़ी में यह इच्छा किसने लिख दी? कौन मेरे राज्य के बुरे पर तुला है? अब मेरे पास सिर्फ 2 दिन है। यदि यह लिखने वाले का पता नहीं चला तो राज्य में फिर से दुख का साया आ जाएगा। कुछ करना होगा। राजा तुरंत उस जादूगर को बुलाकर यह बात बताता है। महाराज, आप चिंता ना करें, इसका हल है मेरे पास। आप राज दरबार में सबको बुलाइए। ठीक है, पर इस संकट का निवारण कर दो जादूगर। दूसरे दिन दरबार में राज्य के सभी लोग आते हैं और जादूगर अपना दिमाग चलाता है। इस राज्य के चौपड़ी में किसने अपनी काली करतूत है लिखी? लेकिन वह नादान यह नहीं जानता कि इस कलम से हमेशा अच्छी इच्छाओं की पूर्ति होती है और जो बुरा लिखे उसकी उसी 3 दिन बाद मौत हो जाती है। यह सुनकर प्रधान के होश उड़ जाते हैं और फिर महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। लालच में आकर मैंने यह सब लिख डाला, पर मुझे नहीं पता था इसका दुष्परिणाम मेरी मौत है। मुझे बचा लीजिए महाराज, मुझे बचा लीजिए। जादूगर जी, मुझे बचा लीजिए। यदि तुम अपनी जान से प्यार करते हो तो इसी चौपड़ी में लिख डालो, मेरा लिखा मिट जाए, फिर से सब कुछ कुशल मंगल हो जाए। प्रधान जैसा जादूगर कहता है वैसा ही लिख देता है और पहले वाले अक्षर मिट जाते हैं और कुशल मंगल के अक्षर सुनहरे हो जाते हैं। राजा प्रधान की गलती की उसे सजा सुनाता है। अच्छाई के आगे बुराई की हमेशा हार होती है। फल, सब्जियां और पिज्जा बर्गर। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी और मम्मी पापा के साथ 8 साल का हिमांशु और 7 साल की हिमानी भी रहते थे। दोनों को बाहर का खाना बहुत पसंद था, इसलिए वो पिज्जा बर्गर तो बहुत शौक से खाते थे, लेकिन हरी सब्जी और फलों को खाने से हमेशा मना कर देते थे। नहीं, हमें सब्जी और फल अच्छे नहीं लगते। हमें बस पिज्जा और बर्गर अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों, अगर तुम फल और सब्जियां नहीं खाओगे तो तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी और तुम्हें इस छोटी उम्र में ही चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन वो कभी अपनी मम्मी की बात नहीं मानते थे। नहीं, हमें फल और सब्जियां अच्छी नहीं लगती। एक दिन मम्मी ने उन दोनों को अकेले में प्यार से समझाया। हरी सब्जियां और फल खाने से हमारी आंखें ठीक रहती हैं और अगर तुम्हारी आंखें खराब हो गई तो तुम्हें चश्मा लगाकर रहना पड़ेगा। मम्मी के प्यार से समझाने पर हिमानी मम्मी की बात मान गई। ठीक है मम्मी, मैं आज से रोज हरी सब्जियां और फल खाऊंगी। लेकिन हिमांशु मम्मी की बात नहीं माना। नहीं मम्मी, पिज्जा बर्गर ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं वही खाऊंगा। अब मम्मी ने हिमांशु को समझाना बंद कर दिया। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। हिमानी रोज हरी सब्जियां और फल खाने लगी और हिमांशु पहले की तरह पिज्जा बर्गर ही खाता रहा। एक दिन स्कूल में हिमांशु की टीचर ने उससे कहा, हिमांशु, ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवाल का जवाब दो। लेकिन जब हिमांशु ने बोर्ड पर देखा तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दिया। उसने आंखें मसलकर फिर से देखा
लेकिन फिर भी सब कुछ धुंधला ही था। हिमांशु के जवाब ना देने पर टीचर ने उससे गुस्से से कहा, हिमांशु, क्या तुम्हें इतने आसान से सवाल का जवाब भी नहीं पता? रुको, मैं अभी तुम्हारे मम्मी पापा को स्कूल बुलाती हूँ। ये कहकर टीचर क्लासरूम से चली गईं। कुछ देर बाद टीचर के फोन करने पर हिमांशु के मम्मी पापा स्कूल आए। मैंने हिमांशु से मैथ का इतना आसान सवाल पूछा था, लेकिन हिमांशु को ये भी नहीं पता कि 2+2 कितने होते हैं। क्या हिमांशु, तुम्हें इतने आसान सवाल का जवाब भी नहीं पता? लगता है तुम आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। नहीं मम्मी, मुझे पता है 2+2 4 होते हैं। तो तुमने टीचर को आंसर क्यों नहीं बताया? वो इसलिए कि मुझे बोर्ड पर लिखा सवाल दिखाई नहीं दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना, हरी सब्जियां और फल खाया करो। देखो अब तुम्हारी आंखें खराब हो गई। अगर हिमानी की तरह तुम भी मेरी बात मानते तो तुम्हारी आंखें भी ठीक रहती। सॉरी मम्मी, आज से मैं रोज हरी सब्जियां और फल खाऊंगा। हिमांशु को ऐसे रोता देख मम्मी समझ गई कि हिमांशु को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने हिमांशु को चुप कराते हुए कहा, ठीक है हिमांशु, जो हो गया वो हो गया। लेकिन अब अगर तुम रोज हरी सब्जियां और फल खाओगे तो हो सकता है तुम्हारी आंखें फिर से ठीक हो जाएं। तब तक के लिए चलो मैं तुम्हें चश्मा लगवा देता हूँ। मम्मी पापा के ऐसा कहने पर हिमांशु ने रोना बंद कर दिया और पापा ने हिमांशु का नजर का चश्मा बनवा दिया। इस तरह हरी सब्जियां और फल खाने के कारण हिमानी की आंखें ठीक रहीं और हरी सब्जियां ना खाने के कारण हिमांशु को चश्मा लगाना पड़ा। गट्टू चिंकी की क्रिसमस प्लानिंग। गट्टू चिंकी क्लास में बैठे थे। मिश्रा सर बच्चों को पाठ पढ़ा रहे थे। बच्चों, अनेकता में एकता, यह हमारे देश की विशेषता रही है। हमारे देश में सैकड़ों धर्म और जाति पंथ हैं। सबका रहन सहन, तौर तरीके और त्योहार अलग अलग है। हम देशवासी मिलकर सारे त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। ये एकता का प्रदर्शन नहीं है तो क्या है? मिश्रा सर बच्चों को संबोधित कर ही रहे थे कि नोटिस लेकर प्यून आया। सर लीजिए, क्रिसमस का नोटिस है। सारे बच्चों को संबोधित किया जाता है कि कल से क्रिसमस की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। छुट्टियों की खबर सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो गए। मिश्रा सर प्यून के साथ मीटिंग रूम की तरफ निकल गए। मिश्रा सर के जाते ही जॉन गट्टू चिंकी के पास आया और बोला, क्रिसमस में तुम दोनों क्या करने वाले हो? पता नहीं, हमारे घर तो क्रिसमस नहीं मनाते। तो फिर तुम दोनों हमारे घर आ जाओ। हमारे घर पर क्रिसमस बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा, क्या करते हो तुम लोग? जरा हमें भी तो बताओ। नए नए कपड़े पहनते हैं, घर की सजावट करते हैं, चर्च जाते हैं, प्रेयर करते हैं, एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देकर बधाइयाँ देते हैं। और क्या करते हो? क्रिसमस ट्री सजाते हैं, चॉकलेट्स, केक्स, बहुत कुछ खाते हैं। मैंने सुना है रात को जब हम सो रहे होते हैं तो सेंटा आता है, हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स, खिलौने और चॉकलेट्स रखकर चला जाता है। क्या ये सच है? तुम्हें पता है, मुझे गियर वाली साइकिल चाहिए थी। मैं बहुत रोया था। क्रिसमस के दिन मैं रो रो कर सो गया। सुबह मैंने देखा तो मेरे कमरे में वही साइकिल थी जो मुझे चाहिए थी। वो साइकिल सेंटा छोड़ कर गया था जब मैं सो रहा था। वाह, क्या सेंटा हमें भी गिफ्ट्स देगा? पता नहीं, पर तुम मेरे घर आ रहे हो ना? नहीं, हम नहीं आ सकते, तुम्हें ही हमारे घर आना होगा। वो क्यों? क्योंकि हम 20 साल क्रिसमस मनाएंगे। बस फिर क्या था, गट्टू चिंकी जैसे ही घर आए उन्होंने घर आकर ऐलान कर दिया, मम्मी पापा, हम 20 साल क्रिसमस मनाएंगे। हम भी जल्दी सो जाएंगे और सेंटा से बहुत सारे गिफ्ट लेंगे। गट्टू चिंकी की बातें सुनकर मम्मी मुस्कुराने लगी। देखा आपने, बच्चों को सेंटा से गिफ्ट चाहिए, इसलिए इन्हें क्रिसमस मनाना है और कुछ नहीं। मम्मी की बात सुनकर चिंकी को गुस्सा आया। नहीं नहीं, हम सिर्फ गिफ्ट्स के लिए क्रिसमस नहीं मनाना चाहते, उसके और भी कई कारण हैं। अच्छा, जरा हमें भी तो बताओ, क्या क्या कारण है? आज मिश्रा सर कह रहे थे, अनेकता में एकता, ये हमारी विशेषता है। हमारे देश में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, हमें वो सारे जानने और समझने चाहिए, उनका आनंद लेना चाहिए और आनंद दूसरों को बांटना भी चाहिए। अरे वाह,
ये तो बहुत बढ़िया बात कही मिश्रा सर ने। मम्मी पता है, जॉन कह रहा था क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री अच्छे से सजाया जाता है, घर भी सजाया जाता है, नए नए कपड़े भी पहने जाते हैं। वह सब किया जाता है जो हम दिवाली में करते हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, पर हमें इस क्रिसमस पर जॉन के घर जाना है। कल ही उसके पापा का इनविटेशन आया था। अगर हम क्रिसमस मनाएंगे तो उनके घर कैसे जाएंगे? तो ठीक है, हम जॉन के घर नहीं जाएंगे, बल्कि हम उन्हें अपने घर बुलाएंगे और हमारा क्रिसमस दिखाएंगे। कैसा आइडिया है? ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है। आप भी कहाँ बच्चों की बातों में आ रहे हैं? हमसे थोड़ी मैनेज हो पाएगा वो सब। अरे हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। बच्चे ठीक कह रहे हैं, हर त्योहार को जानना और समझना चाहिए। अगर हम जॉन के घर जाएंगे तो बच्चे क्रिसमस ठीक से समझ नहीं पाएंगे। अगर हम हमारे घर में ही क्रिसमस मनाएंगे तो हम सबके लिए वो एक नया और अनोखा अनुभव रहेगा। मैं तो कहता हूँ हम पूरी सोसाइटी को ही इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। पापा, हम क्रिसमस ट्री की भी सजावट करेंगे और हमारा क्रिसमस ट्री सबसे सुंदर बनाएंगे। मैं तो कहती हूँ क्रिसमस ट्री सजावट का एक कंपटीशन ही रखते हैं, जिससे सोसाइटी के सारे बच्चे इन्वॉल्व हो सकेंगे। ये मम्मी मान गई, मम्मी मान गई। मानना ही पड़ा। तुम दोनों की जिद के आगे भला किसी की चली है कभी? तो चलो भैया, हम सोसाइटी के सारे बच्चों को इस कंपटीशन के बारे में बताकर आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। गट्टू चिंकी उछलते हुए बाहर भाग गए और सोसाइटी के सारे बच्चों के साथ मिलकर क्रिसमस की प्लानिंग करने में जुट गए। पेंसिल का कमाल। एक दिन चेतन के स्कूल में जादू का खेल हुआ। जादूगर ने बड़े अच्छे अच्छे करतब दिखाए। सब बच्चे करतब देख के चकित रह गए। जादू के खेल के बाद जब सब घर जाने लगे तो चेतन को स्टेज के पास कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने पास जाके देखा। अरे वाह, कितनी सुंदर पेंसिल है। चेतन ने वो पेंसिल उठा ली और वो भी अपने घर चला गया। अगले दिन रविवार था। चेतन की माँ ने उसे होमवर्क करने के लिए कहा। चेतन बेटा, स्कूल का बहुत होमवर्क है, टीवी बाद में देखना, पहले होमवर्क कर लो। माँ, थोड़ी देर और बस। बिल्कुल नहीं, पहले होमवर्क। चेतन अनमने ढंग से उठा और अपनी बुक्स निकाल के होमवर्क करने बैठ गया। उसने अपने कंपास में से वही चमकीली पेंसिल निकाली। चलो आज इसी से होमवर्क करता हूँ। जैसे ही लिखने के लिए उसने पेंसिल को पेपर पे लगाया, पेंसिल गोल गोल घूमने लगी और उसके हाथ से छूट गई। फिर अपने आप पेंसिल पेपर पे चलने लगी। चेतन हक्का बक्का रह गया। अरे ये क्या? कुछ ही सेकंड्स में उस पेंसिल ने उसका सारा होमवर्क कर दिया। चेतन ने सारे आंसर्स मैच किए, सब सही थे। इस पेंसिल ने तो सारे आंसर सही लिखे हैं और हैंडराइटिंग भी बिल्कुल मेरे जैसी। तभी पेंसिल ने पेपर पर फिर से कुछ लिखा। ओह, तो ये जादुई पेंसिल है, अब तो बड़ा मजा आएगा। चेतन ने फटाफट उस पेंसिल की मदद से सारा होमवर्क खत्म कर दिया। माँ, मेरा होमवर्क हो गया, मैं टीवी देख रहा हूँ। इतनी जल्दी? हाँ माँ, आप चेक कर लो। माँ ने चेक किया, होमवर्क पूरा था। वो भी सोचती रह गई लेकिन कुछ नहीं बोल पाई। चेतन मन ही मन खुश हो रहा था। अरे वाह, इतनी जल्दी कर लिया, वेरी गुड। चेतन स्कूल में भी जादुई पेंसिल की मदद से सबसे पहले टीचर को सब सही सही लिख के दिखाने लगा। राइट मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। चेतन ने मैजिकल पेंसिल की मदद से सबसे पहले उत्तर लिख लिए, लेकिन उसकी एक दोस्त वानी ये देख लेती है। मैंने लिख लिया टीचर जी। टीचर बहुत खुश हो गई। वेरी गुड चेतन। स्कूल के बाद वानी चेतन के पास आई और जादुई पेंसिल के बारे में बात करने लगी। चेतन, वो पेंसिल जादूगर अंकल की है। सबके जाने के बाद वो उसे ढूंढ रहे थे। तुझे वो पेंसिल लौटा देनी चाहिए। अरे ऐसे कैसे लौटा दूं? ये तो मेरे बड़े काम की है। चेतन ने वानी की एक नहीं सुनी। चेतन उस पेंसिल से रोज सारा होमवर्क और स्कूल वर्क करवाने लगा।
स्कूल में चेतन की बहुत तारीफ होने लगी। चेतन बहुत अच्छी पढ़ाई करने लगा है, सब कुछ सही और फटाफट लिखता है। चेतन अपनी पेंसिल के साथ बहुत खुश था। धीरे धीरे स्कूल में परीक्षा का टाइम आ गया। परीक्षा से एक दिन पहले जब चेतन सो गया तो उसकी माँ उसका बैग जमाने लगी। अरे ये तो सो गया, कल परीक्षा है, इसके पास पेंसिल और रबर है कि नहीं? माँ ने देखा कि चेतन के कंपास में सिर्फ वही एक चमकीली पेंसिल है और वो भी बहुत छोटी हो चुकी है। अरे परीक्षा में इतनी सी पेंसिल से कैसे लिखेगा? राइटिंग भी अच्छी नहीं आएगी। मैं इसे नई पेंसिल दे देती हूँ। और माँ ने उस जादुई पेंसिल को खराब पेंसिलों के डिब्बे में रख दिया और एक नई पेंसिल चेतन के कंपास में रख दी। अगले दिन सुबह सुबह चेतन नाश्ता करके परीक्षा के लिए जाने लगा। माँ, मेरा कंपास। ये लो, और परीक्षा में सब कुछ अच्छे से और ध्यान से करके आना। हाँ माँ, चिंता मत करो, मुझे सब आता है। स्कूल में जैसे ही प्रश्न पत्र आया, चेतन ने बिना पढ़े ही उत्तर पुस्तिका निकाली और कंपास खोला। कंपास खोलते ही उसके होश उड़ गए। जादुई पेंसिल की जगह नई पेंसिल थी। ये कैसे हो गया? मेरी पेंसिल कहाँ गई? अब क्या करूं? चेतन के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता था, क्योंकि उसने पढ़ाई तो करना लगभग छोड़ ही दिया था। अब उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा और वो रोने लगा। क्या हुआ चेतन, क्यों रो रहे हो? चेतन ने रोते रोते टीचर को सारी बात बताई। मुझे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। मैं एक जादुई पेंसिल की मदद से सब सही करता था। मेरी पेंसिल खो गई है। अब मैं कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ। टीचर बहुत नाराज हुई। ये तो तुमने बहुत गलत किया। मुझे तुम्हारी माँ और प्रिंसिपल के साथ बात करनी पड़ेगी। चेतन की माँ को बुलवाया गया और प्रिंसिपल के साथ उनकी बातचीत हुई। चेतन ने सबसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम ये वाला पेपर फिर से दे सकते हो, लेकिन सारे एग्जाम्स होने के बाद। थैंक यू सर। उस दिन चेतन को एक बात समझ में आई कि कभी भी किसी चीज का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, वरना हम किसी बहुत बड़े नुकसान में पड़ सकते हैं। उसके बाद चेतन ने वो जादुई पेंसिल जादूगर को लौटा दी और फिर कभी किसी की चीज चोरी छुपे अपने पास नहीं रखने की कसम खाई। धन्यवाद, मैं कब से इसे ढूंढ रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी किसी की चीज बिना पूछे अपने पास नहीं रखूंगा। बातों की वैल्यू। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में मम्मी पापा के अलावा 7 साल की अदिति और 8 साल का आदित्य भी रहते थे। दोनों बच्चे वैसे तो भाई बहन थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जहां आदित्य बहुत कम बोलता था, वहीं अदिति बहुत ज्यादा बोलती थी। वो हर बात पर और कभी-कभी तो बिना बात के भी बोला करती थी। मम्मी, आज स्कूल में टीचर एक एक करके सभी बच्चों से सवाल पूछ रही थी, और जब मेरी बारी आई तो मैंने टीचर का सवाल पूरा होने से पहले ही सवाल का सही जवाब दे दिया। फिर भी पता नहीं टीचर ने मुझे 10 से सिर्फ 5 नंबर ही क्यों दिए। उसकी मम्मी उसे बहुत समझाती थी कि उसे कम बोलना चाहिए। अदिति, बेटी हमें कम और मीठा बोलना चाहिए। अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो लोग हमारी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। लेकिन वो हमेशा मम्मी से कहती कि मम्मी, मैं तो बहुत कम बोलती हूँ, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि ज्यादा बोलना क्या होता है। एक दिन बच्चों की बुआ उनके घर रहने आई और अपने साथ दोनों बच्चों के लिए खिलौने भी लाई। आदित्य, ये लो तुम्हारे लिए रोबोट, और अदिति, ये लो तुम्हारी गुड़िया। आदित्य ने रोबोट चुपचाप रख लिया। थैंक यू बुआ जी। लेकिन अदिति हमेशा की तरह बोल पड़ी। बुआ जी, आप ये वाली गुड़िया क्यों लाए? ये वाली गुड़िया तो मेरे पास है। अगर आप मुझसे पूछ लेती
तो मैं आपको पहले ही बता देती कि मुझे कौन सी गुड़िया चाहिए। ठीक है अदिति, अगली बार मैं तुमसे पूछ लूंगी। पूछने की क्या जरूरत है, आप मुझे अपने साथ बाजार ले जाना। मैं अपने आप एक अच्छी सी गुड़िया पसंद कर लूंगी और फिर आप उसे खरीद लेना। ठीक है। ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं। अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ। हाँ, अभी तो आप थके हुए हो, तो बताओ आप मुझे कब बाजार लेकर जाओगी? क्या? अदिति, बुआ को तंग मत करो। आइए दीदी। मैं तंग थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो बस बुआ जी से बात कर रही हूँ। अगले दिन बुआ और मम्मी बात कर रहे थे। हम इस बार गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे। तभी अदिति वहाँ आई और हमेशा की तरह बोलने लगी। नैनीताल तो हम पिछले साल ही गए थे और उससे पिछले साल हम नानी के घर देहरादून भी गए थे। आप कभी देहरादून गए हो? हाँ, एक बार मैं। हम तो वहाँ हर बार गए हैं, हम तो वहाँ बहुत बार गए हैं। आप भी जरूर जाना, गर्मियों में तो वो जगह और भी अच्छी लगती है। आपको वो जगह बहुत पसंद आएगी। आइए दीदी, हम अंदर रसोई में चलते हैं। और उसके बाद आप नैनीताल भी जरूर जाना, आपको वहाँ भी बहुत अच्छा लगेगा। उसी रात अदिति के पापा भी बुआ जी के साथ बात कर रहे थे। दीदी, अच्छा हुआ आप आ गईं। मुझे तो आपके पास आने का समय ही नहीं मिल पाता। कोई बात नहीं, मैं जानती थी तुम काम से समय नहीं निकाल पाओगे, इसलिए मैं ही चली आई। तभी अदिति वहाँ आई और बोली, पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं अदिति, अभी मैं बुआ जी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले आप बुआ जी से बात कर लो। ये कहकर अदिति वहीं बैठ गई और उनकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगी। पापा और बुआ जी बात करने लगे। मैंने सुना आप बच्चों के लिए गिफ्ट लाई थी, तो क्या आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई? मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाई हूँ। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। अरे ये शर्ट तो बहुत अच्छी है। ये देखकर अदिति से चुप नहीं रहा गया और वो बीच में ही बोल पड़ी। वाह पापा, आपका गिफ्ट तो सच में बहुत अच्छा है। बुआ जी, आप तो पापा के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाई हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको अच्छे गिफ्ट खरीदने आते हैं। हाँ, तुम्हारी बुआ बहुत अच्छे गिफ्ट खरीदती हैं। लेकिन पता नहीं बुआ जी मेरे लिए ही क्यों वो छोटी सी गुड़िया लेकर आई। पापा, आपको पता है, बुआ जी मेरे लिए एक गुड़िया लेकर आई। वैसे गुड़िया मेरे पास पहले से ही थी, इसलिए मैंने बुआ जी से कहा कि वो मुझे कुछ और गिफ्ट ला कर दें। और बुआ जी ने मुझसे कहा है कि अगली बार वो मुझसे पूछकर ही मेरे लिए गिफ्ट लाएंगी। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अपनी आदत से मजबूर अदिति बिना वजह हर बात पर बोलती रही। आप अभी खाना खा रहे हो? मैंने तो पहले ही खाना खा लिया था। आप अभी से सो रहे हो? मैं तो बहुत देर से सोती हूँ। आप अब सोकर जाग रहे हो? मैं तो सुबह सुबह ही जाग जाती हूँ। बुआ जी को उसकी बातों पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। फिर जब 3 दिन बाद बुआ जी के जाने का समय आया तो उन्होंने बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों, अगली बार मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? बुआ जी, आप बस आ जाना, फिर हम दोनों साथ में बाजार जाकर मेरी पसंद के बहुत सारे खिलौने खरीदेंगे। बुआ जी, आप हमारे लिए मिठाई लेकर आना। ठीक है आदित्य, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊंगी। ये कहकर बुआ जी चली गई। लेकिन अदिति को बुआ जी की ये बात बहुत बुरी लगी। उसने उदास मन से मम्मी से कहा, मम्मी, बुआ जी ने मेरी बात नहीं मानी और भैया की बात झट से मान ली। मम्मी ने उसे समझाते हुए कहा, अदिति, इसीलिए मैं तुम्हें कम बोलने के लिए कहती थी। कम और मीठा बोलने से हमारी बातों की वैल्यू बनी रहती है, और अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो कोई हमारी बातों पर ध्यान नहीं देता। अदिति मम्मी की बात समझ गई। उसने कहा, आप ठीक कह रहे हो मम्मी, आज से मैं कभी बेवजह नहीं बोलूंगी। इस तरह अदिति की बेवजह बोलने की आदत छूट गई और वो कम बोलने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कम और मीठा बोलना चाहिए।
इससे हमारी बातों की वैल्यू बनी रहती है।